हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 और ये आपका इम्पॉर्टेंट है दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, ये आपका लेटेस्ट बेयर एक्ट है, इसमें 2021 का जो अमेंडमेंट है वो भी मेंशन है। ठीक है, अब 3 अमेंडमेंट जो रिसेंट में रिसेंट के अगर आप देख सकते हैं जो मेजर अमेंडमेंट हुए हैं वो 2015 में हुआ था, फिर 2019 में और फिर 2021 में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो अमेंडमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 2019 क्योंकि बहुत ही मेजर अमेंडमेंट हुआ था और 2021 में ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हुआ, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये बिल्कुल नया है, फ्रेश है, तो ये आ सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टोटल इसमें कितने सेक्शन है और यहाँ पे क्विक रिवीजन होगा, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, तो टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल स्केड्यूल्स कितने हैं ये देख लेते हैं। टोटल जो आपके सेक्शन है वो 87 सेक्शन है और 8 स्केड्यूल है। ये ध्यान रखना है कि जो 8 स्केड्यूल था वो 2019 के अमेंडमेंट से इसको ओमिट कर दिया गया है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पूरा हमारा जो आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट है वो यूनिलैटरल मॉडल पे बेस्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस इसका फुल फॉर्म भी जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, हैज़ अडॉप्टेड द यूनिलैटरल मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन 1985। ओके, तो ये एक पॉइंट यहाँ से आपका एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है ना। अब हम इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में आ जाते हैं। चैप्टर 1 जो बात करता है पार्ट 1, ठीक है, ये पार्ट 1 हम डील करने जा रहे हैं। अब पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है जो जनरल प्रोविजन है, डेफिनेशन क्लॉज। अब यहाँ पे हम इसका जो है डेफिनेशन देखते चलते हैं। देखिए, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल दिया है कि वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है। एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है वो सेक्शन 7 में दिया हुआ है, वो देखेंगे। आर्बिट्रल अवार्ड बेसिकली क्या होता है, ये डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेशन होता है। ठीक है, तो जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं उनके जो डिसीजन होते हैं उनको आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। तो ये बोला इट इंक्लूड्स द इंटरिम अवार्ड ऑल्सो, तो ये इंक्लूड है, तो यानी कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये इंटरिम अवार्ड जो है ये भी इंक्लूड करता है इसमें। ओके ना, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 2019 से ऐड हुआ है। CA आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एनी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और दी हाई कोर्ट। ओके, तो जब इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो है डिजिग्नेट करता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, और कोई एनी अदर मैटर यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है तो वहाँ पे हाई कोर्ट जो है डिजिग्नेट करता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। नाउ व्हाट इज़ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सिंपली बोलता है कि सोल आर्बिट्रल या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ओके, तो यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है, बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे अगर हम कॉमन उसमें समझे कि अगर हम जुडिशियल पैरेलेंस में आ जाते हैं तो वो कोर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन के मैटर में वो जगह किसकी है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। यहाँ पे एक आर्बिट्रेटर भी हो सकता है या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में ना समझते हो, आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सोल आर्बिट्रेटर की भी बात कर रहा है और पैनल आर्बिट्रेटर का। तो ये ऑप्शन में दे भी सकता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंक्लूड सोल आर्बिटर, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। थर्ड ऑप्शन कुछ दे देगा और फिर फोर्थ में बोथ 1 and 2। ठीक है, तो आपको सोल आर्बिट्रेटर्स एंड दी पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स याद रखना है। फोर्थ कोर्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अदर देन द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जब कोई अदर यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है तो वहाँ पे प्रिंसिपल सिविल कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट की बात कर रहा है, उसके पास जुरिस्डिक्शन होगा जहाँ पे विच इंक्लूड हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। ओके, यहाँ पे जिसको एक्सक्लूड कर रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एनी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इन्फीरियर टू सच, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिविल कोर्ट जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट से इन्फीरियर हो या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़, ये जो है यहाँ की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड करता है हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इंटरनेशनल है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक पार्टी जो है ऑब्वियस इंडिया
के बाहर की ही होगी, ठीक है। अगर एकदम कॉमन उसमें हम समझने की कोशिश करें तो इंटरनेशनल तभी होगा जब कोई एक अदर पर्सन जो है, अदर पार्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया भी हो, इंडिया की हो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन ही हो, वो कोई बॉडी ऑफ कॉपरेशन या कोई गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री हो सकती है, ओके। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ legal relationship, whether contractual or not, considered as a commercial under the law in force in India, and where at least one of the parties, okay, एक पार्टी जो है वो क्या है, इंडिविजुअल है, हु इज़ नेशनल और हैबिचुअली रेजिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। कोई बॉडी कॉरपोरेट है, कोई बॉडी कॉरपोरेट है जो कि कहीं इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। कोई एसोसिएशन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट या पूरा कंट्रोल जो है वो दूसरी कंट्री देखती है, ओके। या गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो सीपीसी में दी हुई है, इसको रीड कर लेते हैं। means a person who in law represent the estate of a deceased person and include any person who intermeddles with the estate of the deceased, and where a party acts in the representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so acting, okay। now जो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है रिसीट ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, ओके। तो यहाँ पे कब माना जाएगा कि रिटन कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ है या कब रिसीव हुआ है। तो जो रिटन कम्युनिकेशन इज़ डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड, अगर उसको डिलीवर कर दिया गया है टू दी एड्रेसी पर्सनली उसके घर पे या कोई उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, ठीक है, या जहाँ पे वो हैबिचुअल उसका रेजिडेंस है या मेलिंग एड्रेस है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एनी रिटन कम्युनिकेशन इज़ डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड। कब रिसीव हो जाएगा, जब वो डिलीवर हो गया, कहाँ, एड्रेसी पर्सनली या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस या हैबिचुअल रेसिडेंट या मेलिंग एड्रेस। बट अगर ये सिचुएशन आती है कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है रीज़नेबल केयर के बाद भी पता नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ पे भेजा जाएगा। इन दैट केस इट विल बी सेंड टू द लास्ट नोन प्लेस बिजनेस हैबिचुअल रेजिडेंस, वही चीज़ है, उसका जो लास्ट नोन, जो भी एड्रेसी थे उसका जो लास्ट नोन पता था वहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन इज़ डीम्ड टू हैव बीन रिसीव, जिस दिन उसको डिलीवर किया गया है उसी दिन मान लिया जाएगा कि वो रिसीव हो गया है, ठीक है। द कम्युनिकेशन इज़ डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड ऑन द डे इट इज़ सो डिलीवर्ड। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द रिटन कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनी जुडिशियल अथॉरिटी। तो बेसिकली समन या कोर्ट की तरफ से जो रिटन कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है उनकी बात कर रहा है, तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 4 बात करता है अगर कोई पार्टी जो है वो जानबूझ के इस एक्ट के प्रोविज़न के डेरोगेटरी एक्ट करती है या फिर कोई भी जो रिक्वायरमेंट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की उसको फुलफ़िल नहीं करती है, ठीक है, और ना ही वो आगे जाके उसको लेके कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करती है, और टाइम लिमिट जो है जो भी बताया गया है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करना है तो इन दैट केस इट विल बी डीम कि उसने अपना जो भी राइट है वो वेव कर दिया है, ठीक है। नाउ एक्सटेंट ऑफ द जुडिशियल इंटरवेंशन, ये बेसिकली एक पावर दे रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या जो भी है उनमें उनको किसी भी तरीके का उनके अथॉरिटी में जो है वो इंक्रोचमेंट नहीं होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन मैटर गवर्नड बाय दिस पार्ट, कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो इंटरवीन नहीं करेगी अनटिल अनलेस इट इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है। इस पार्ट की बात कर रहा है, यानी कि पार्ट 1 की बात कर रहा है। फिर सेक्शन 6 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस की बात कर रहा है कि कोई भी इसको फैसिलिटेट करने के लिए या फिर किसी भी तरीके की हेल्प के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस लिया जा सकता है। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 2 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सेक्शन 7 वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? ओके, इट मीन्स एन अग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट द आर्बिट्रेशन ऑफ ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट विच हैव अराइजन, यानी कि जो एक्चुअल में प्रेजेंट में अराइज हो चुका है, या विच में अराइज यानी कि फ्यूचर की भी बात कर रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, ठीक है। तो ये फ्यूचर और प्रेजेंट डिस्प्यूट दोनों की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो हो सकता है कि एक आर्बिट्रेशन क्लॉज हो, ये पूरा इनका कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये जो पॉइंट है ये एक आर्बिट्रेशन क्लॉज हो, ठीक है। इस अग्रीमेंट में ये कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें गई हैं, ये है ये एक इसी में
एक आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड कर दिया गया है, या वो एक सेपरेट अग्रीमेंट हो सकता है, उसको लेके हो सकता है एक अलग सेपरेट अग्रीमेंट बनाया गया हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो राइटिंग में हो, इट इज़ मैंडेटरी। बहुत जगह आप MCQs पे देखेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो राइटिंग में होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये क्या है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है राइटिंग में कब माना जाएगा, इज़ इन राइटिंग इफ़ इट इज़ कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज, एन एक्सचेंज ऑफ लेटर है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लेटर हुआ है, टेलेक्स हुआ है, टेलीग्राम हुआ है, या कोई भी अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हुआ है। ये जो इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है 2015 से ऐड हुआ है, ओके। नाउ एन एक्सचेंज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द अग्रीमेंट इज अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर पार्टी, okay. The reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitute an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference is such as to make the arbitration clause part of the contract. तो यहाँ पे बेसिकली इंटेंशन ऑफ द पार्टी की बात कर रहा है, ओके। अब सेक्शन 8 बात कर रहा है पावर टू रिफर पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन व्हेन देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ में से जो है एक पार्टी पहुंच जाती है कोर्ट में कि ये सूट फाइल करने के लिए, तो दूसरी पार्टी आके बोलती है कि भाई ये जो मैटर है कोर्ट में नहीं आ सकता क्योंकि ये हमारे बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ है एंड दिस मैटर इज़ सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो सकता है कि अगर जो पार्टी है जो कह रही है कि भाई ये मैटर हमारे बीच आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, और ये ऑब्जेक्शन वो कब रेज़ करती है, not later than the date of submitting his first statement on the substance of the dispute। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। so applies not later than the date of submitting his first statement on the substance of the dispute। वो आके बोल देती है इससे पहले कि भाई हमारे बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ है, तो इन दैट केस जो जुडिशियल अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, नाउ द जुडिशियल अथॉरिटी इज़ बाउंड टू रिफर द पार्टी टू द आर्बिट्रेशन अनलेस जो है वो प्रमा फसाई दिख जाता है कि भाई कोई भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, प्रमा फसाई दिखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो है इसमें जो है ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट से आके एक पार्टी बोले कि नहीं हमारे बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और कोर्ट तुरंत रेफ़र कर देगा, कुछ एविडेंस देने होंगे। तो वहाँ उस जो पार्टी क्लेम कर रही है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में, उसको यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी ला के देनी होगी। बट ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उसके पास ओरिजिनल कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी ना हो, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, ठीक है, यहाँ पे द पार्टी सो अप्लाइंग शेल फाइल सच एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंड अ पिटीशन प्रेइंग द कोर्ट टू कॉल अपॉन द अदर पार्टी टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो कॉपी लगाएगी और कहेगी कि आप जो है जो ओरिजिनल कॉपी है या फिर जो सर्टिफाइड कॉपी है वो अपोजिट पार्टी के पास है, आप उनको कोर्ट बुलाएं, उन पार्टीज़ को कोर्ट बुलाएं और वो डॉक्यूमेंट के साथ बुलाएं, ओके। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 8। अब आगे देखते हैं, ओके। तो सेक्शन 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 9 जो है 17 के साथ रीड किया जाता है, ये बात करता है इंटरिम मेजर्स की, ठीक है, बाय द कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाय द कोर्ट, यहाँ पे इंटरिम मेजर कौन दे रहा है, कोर्ट दे रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं, यहाँ पे कोर्ट दे रहा है। बट कब, यहाँ पे कब मांगा जा रहा है ये इंटरिम मेजर, तो ये देखना है कि बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले या उस दौरान, या फिर हो सकता है आर्बिट्रल अवार्ड पास भी कर दिया गया हो बट अभी वो एनफोर्स नहीं हुआ है, तब भी जो है आप कोर्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रिब्यूनल की बात नहीं हो रही है। तो वो जो पार्टीज़ हैं वो क्लेम कर सकती है इंटरिम मेजर किस केस में, मान लीजिए गार्जियन अपॉइंट करना माइनर या अनसाउंड के केस में, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है, प्रिजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी और द सेल ऑफ एनी गुड विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन, detention, preservation or the inspection of any property or thing which is the subject matter of the dispute, ठीक है, interim injunction or the appointment of the receiver, such other interim measures or protection as may appear to the court to the just and convenient, and the court shall have the same power for making order as it has for the purpose and in relation to any proceeding before it। now this is important क्योंकि यहाँ एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि
मान लीजिए एक पार्टी ने रिलीफ तो मांग लिया, अब उसको रिलीफ मिल गया, इंटरिम मेजर्स मिल गया है, उसके बाद हो सकता है वो चाहे ही ना कि भाई प्रोसीडिंग जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो, वो ऐसे नहीं कर सकती है। तो उसको बाउंड करने के लिए कहा गया है कि एक बार जब अगर आपको इंटरिम रिलीफ मिल गया है तो उसके विदिन 90 डेज जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कमेंस हो जानी चाहिए। ओके, वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अ कोर्ट पासेज एन ऑर्डर फॉर एन इंटरिम मेजर और द प्रोटेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस्ड विद द पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। ओके, और एक बार अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गया है तो जनरली कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, बिकॉज हमने देखा था अभी सेक्शन नंबर 5 में कि जुडिशियल अथॉरिटी इंटरवीन नहीं करती है। तो यहाँ पे जनरली इंटरवीन नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस सेक्शन 17, अभी हम आगे देखेंगे कि यही इंटरिम मेजर कब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है। तो जब सेक्शन 17 जो इफेक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ पे वहाँ से प्रॉपर रेमेडी नहीं मिल पा रही है, तो इन दैट केस जो है कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। अदरवाइज़ जब एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गया है तो वहाँ पे जो इंटरिम मेजर है दैट विल बी गिवन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 3, कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो कितने नंबर्स होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका 11, जो कि सब मेजर अमेंडमेंट हुआ है 2019 से। तो कितने आर्बिट्रेटर होंगे? तो पार्टीज़ फ्री है, वो कितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकती है, बट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज़ कि वो जो नंबर है वो ऑड होना चाहिए। इवन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए कि टाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नंबर्स होने चाहिए, और अगर हो सकता है पार्टी जो है वो अपॉइंट ना कर पाए तो वहाँ पे सोल आर्बिट्रेटर चलेगा। हमने शुरुआत में देखा था कि आर्बिट्रेटर क्या होता है, सोल आर्बिट्रेटर्स भी हो सकते हैं या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस वाज सेक्शन 10। नाउ सेक्शन 11, अगर आपसे MCQ में पूछे कि व्हाट विल बी द नेशनैलिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, तो यहाँ पे उनकी कोई भी नेशनैलिटी हो सकती है। जैसा आर्बिट्रेटर्स को जो पर्सन है जो आर्बिट्रेटर होगा उनकी कोई भी नेशनैलिटी हो सकती है अनटिल अनलेस पार्टीज़ कोई डिसाइड ना कर ले। बट मान लीजिए, जो अभी हम फर्दर देखेंगे, कि अगर एक पार्टी इंडिया की है और एक पार्टी मान लीजिए चाइना है, ठीक है, तो इन दैट केस अगर कोई सोल आर्बिट्रेटर है तो वो ना कि इंडिया का होगा कि ना ही चाइना का होगा, वो किसी अदर कंट्री का होगा। ठीक है, now subject to subsection 6, the parties are free to agree on the procedure for appointing the arbitrators or the arbitrators। ठीक है, तो उसके बाद मान लीजिए अगर इन केस जो वो आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर पा रही है तो क्या होगा कि एक पार्टी अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, दूसरी पार्टी अपना अपॉइंट करेगी, और वो दोनों मिलके जो है तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। कौन? वो दोनों आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, और वो कहलाएंगे, वो जो थर्ड आर्बिट्रेटर होगा उसको कहा जाएगा प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये ऐड हुआ है 2019 से। ओके, ना ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए जो हाई कोर्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, एनी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। बट मान लीजिए कोई ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ पे कोई भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस होगा वो पैनल मेंटेन करेगा आर्बिट्रेटर्स की फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शन एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, मान लीजिए जब पार्टीज़ को अपॉइंट करना था आर्बिट्रेटर्स, और अगर वो फेल हो जाती है या फिर पार्टीज़ ने अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है और उन दोनों को मिलकर प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था बट वो फेल हो जाते हैं, तो पार्टी के केस में उनको विदिन 30 डेज़, ठीक है, कब से स्टार्ट होगा, जब एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को रिक्वेस्ट भेजा है कि ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, तो उस दिन से लेके विदिन 30 डेज़ जो है जो आर्बिट्रेटर है उनका अपॉइंटमेंट होगा। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो कौन डेजिग्नेट करेगा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, दैट विल बी द सुप्रीम कोर्ट। और अगर अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो वहाँ पे हाई कोर्ट डेजिग्नेट करेगा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है
कि अ पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द रिसिप्ट of a request to do from the other party, or the two appointed arbitrator fails to agree on the third arbitrator within the 30 days from the date of their appointment. तो ये किस दिन से होगा काउंट, ये याद रखना है. पार्टीज़ के केस में जिस दिन एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को रिक्वेस्ट भेजा था, और जब आर्बिट्रेटर हैं तो जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट हुआ था उस दिन से 30 डे काउंट होगा. अब ये क्लॉज 6 बात करता है प्रोसीजर को लेके. ठीक है, अगर पार्टी जो है अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो है वो नहीं कर पाती है, या फिर दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलके नहीं फेल, तो वही सेम चीज़ है. अगर वही मैटर है, इंटरनेशनल मैटर है, तो सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करेगा, अदरवाइज़ हाई कोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो डेजिग्नेट कर रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो किसी भी तरीके से डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, जुडिशियल पावर नहीं है. ऐसा नहीं कि वो अपनी जुडिशियल पावर्स जो है वो आर्बिट्रेशन को दे रहे हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा. The designation of any person or institution by the Supreme Court, as the case may be, the High Court for the purpose of this section shall not be regarded as a delegation of the judicial power by the Supreme Court or the High Court. Okay, so यहाँ पे ये point important है. An application made under this section for the appointment of the arbitrator or arbitrators shall be disposed of by the arbitral institution within the period of 30 days from the date of the service of notice on the opposite party. अब मान लीजिए आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो गए, अब वहाँ पे उनकी जो अपॉइंटमेंट है उनको पार्टी चैलेंज करना चाह रही है. ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड क्या होंगे चैलेंज के लिए. व्हेन अ पर्सन इज़ अप्रोच्ड इन कनेक्शन विथ हिज पॉसिबल अपॉइंटमेंट एज एन आर्बिट्रेटर, उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा राइटिंग में, such as the existence either direct or indirect of any past or present relationship with or interest in any of the parties or in relation to the subject matter in dispute, whether financial, business, professional or other kind, या फिर which are likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration, and in particular his ability to complete the entire proceeding within the span of 12 months. Now the ground stated in 5th schedule shall guide, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, कि जो 5th schedule में, ठीक है, जो ग्राउंड दिया गया है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या इस ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं. ठीक है, जो एक जस्टिफिएबल डाउट रेज कर सकता है एज दी इंडिपेंडेंस और द इम्पार्शियलिटी ऑफ इन दी आर्बिट्रेटर्स. तो ये उस सेंस से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. जो डिस्क्लोजर है कि पार्टी जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनको कैसे डिस्क्लोज करना है अपनी सारी चीज़ें, वो 6th schedule में मेंशन है. An arbitrator from time to time of his appointment and throughout the arbitral proceeding shall without delay disclose to the parties in writing any circumstances referred to in subsection 1 unless they have already been informed by him. An arbitrator may be challenged. कब उसको चैलेंज किया जा सकता है? Only if a circumstances exist that give rise to justifiable doubt as to his independence or impartiality. उसको आप तभी चैलेंज कर सकते हैं जब एक रीज़नेबल, एक जस्टिफिएबल डाउट हो उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी इम्पार्शियलिटी को लेके, या उसके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन ना हो. ठीक है, क्लॉज 4 कह रहा है कि हो सकता है जो आर्बिट्रेटर जिसको चैलेंज किया जा रहा है, जिसके अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट को लेके कोई पार्टी खुद ही आई थी, वो खुद ही उसने अपॉइंटमेंट, वो खुद ही बोली कि हमें यही आर्बिट्रेटर चाहिए. तो जस्ट बिकॉज उसने पार्ट लिया था इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैलेंज नहीं कर सकती है. A party may challenge an arbitrator appointed by him or in whose appointment he has participated only for the reason of which he become aware after the appointment. जो भी रीज़न है, जो जस्टिफिएबल डाउट दे रहे हैं, वो उसको तब पता चला जब अपॉइंटमेंट हो चुकी थी. ठीक है, notwithstanding any prior agreement to the contrary, any person whose relationship with the parties or the council or the subject matter of the dispute falls under any of the categories specified in the 7th schedule shall be ineligible. तो 7th schedule में वो रिलेशनशिप बताया गया है, जो पार्टीज या आर्बिट्रेटर जो पर्सन है, अगर उनके बीच में वो होता है, वो रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे वो पर्सन आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता है. ठीक है, तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसको हम पार्ट में करेंगे सो दैट आपको रिवाइज करने में ऐसे बोरियत ना हो. ठीक है, थैंक यू.